चलो, कल हम लोग कहां तक पहुंचे थे? छिंदक नागवंश के सोमेश्वर देव प्रथम तक का, यहां तक कंप्लीट कर लेते। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सोमेश्वर देव प्रथम के बाद नेक्स्ट कौन हुए? राजा कन्हर देव प्रथम। ठीक, कन्हर देव प्रथम। तो कन्हर देव प्रथम, इसके बारे में जानकारी हम लोग को कहां से मिलता है? तो कोई ना कोई तो अभिलेख मिला होगा। तो पहला है नारायण पाल अभिलेख, दूसरा सोमेश्वर देव का कुरुषपाल ना, कुरुषपाल अभिलेख, और एक है राजपुर। ठीक, कन्हर देव प्रथम के बारे में जानकारी नारायण पाल अभिलेख, कुरुषपाल, राजपुर। ठीक, ये इतने तीनों हैं। अब देखो, आपको एग्जाम में कहीं पूछा हुआ है कि ये नारायण पाल अभिलेख किससे संबंधित है? तो याद रखना, नारायण पाल अभिलेख किससे संबंधित है? गुंडम महादेवी। ठीक, नारायण पाल अभिलेख किससे संबंधित है बोलेंगे तो गुंडम महादेवी, सोमेश्वर देव प्रथम की मां, उनसे संबंधित है। और इसी अभिलेख से हम लोग को पता चलता है कि सोमेश्वर देव प्रथम की मृत्यु के पश्चात नेक्स्ट राजा कौन हुआ? कन्हर देव प्रथम। तो सबसे ये तीनों अभिलेख तो इन्हीं से संबंधित है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है? नारायण पाल अभिलेख। और नारायण पाल अभिलेख किससे संबंधित है? गुंडम महादेवी। ठीक, संबंधित अगर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति बोलेगा तो गुंडम महादेवी। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि सोमेश्वर देव प्रथम के बाद कौन हुए? नेक्स्ट राजा कन्हर देव प्रथम। इसके अलावा और कौन सा है? कुरुषपाल और राजपुर। तो कुरुषपाल अभिलेख किससे संबंधित है? सोमेश्वर देव प्रथम। और राजपुर, राजपुर मधुरांतक देव। ठीक है, तो पूछने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक राजा का एक ही जगह से मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे नहीं कि अगर राजपुर दे दिया है तो नहीं, मतलब कन्हर देव प्रथम का ही होगा, मधुरांतक देव का नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन आएगा वो स्पष्ट रहेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि राजपुर से प्राप्त ताम्रपत्र में जिसमें नरबली के लिखित साक्ष्य माने हम लोग को पता चला है, वो किस राजा से संबंधित है? तो ऐसा स्पष्ट दिया रहेगा। तो मधुरांतक देव प्रथम। कुरुषपाल अगर बोला मतलब सोमेश्वर देव प्रथम, उसी को टिक लगाना है। और नारायण पाल अभिलेख पर्टिकुलर किससे संबंधित है बोलेंगे तो गुंडम महादेवी। यहां तक हो गए। कन्हर देव प्रथम के बारे में इतना ही जानना है हम लोग को। ठीक, नारायण पाल अभिलेख, कुरुषपाल और राजपुर। तो नारायण पाल अभिलेख स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि इसी अभिलेख से हम लोग को पता चलता है कि सोमेश्वर देव प्रथम के बाद कन्हर देव प्रथम नेक्स्ट राजा हुए। उसके बाद नेक्स्ट है कौन? कन्हर देव का क्या हो? जय हो। तो जयसिंह देव। अब इधर कोई खास राजा नहीं हुए, सब ऐसी काम चलाओ बस। एक कोई भी वंश का एक पीक टाइम रहता है, मतलब कोई हर राजा तो योग्य नहीं होगा, कोई एक राजा एकदम योग्य रहता है, उसके बाद फिर आगे वाला योग्य हो ये जरूरी नहीं है। फिर वही से क्या होता है? डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो सेम सोमेश्वर देव प्रथम था तब तक तो बहुत अच्छा था, अब उसके बाद फिर इधर अब आपको पूरा डाउन दिखेगा। तो जयसिंह देव, तो जयसिंह देव के बारे में कुछ जानने की अपनी जरूरत नहीं है, मेन बस याद रखना है इसके बारे में जानकारी हम लोग को कहां से मिलता है। तो सिंह, तो सोनार पाल, सोनार पाल से प्राप्त अभिलेख, और केशव, केसर पाल, केसर पाल से प्राप्त अभिलेख। ठीक, और तो इसमें कुछ है ही नहीं जी। तो जयसिंह देव तो वही बताया था, जैसे ही सोमेश्वर देव खत्म होगा तो कौन राजा बनेगा? कन्हर देव। तो राज्याभिषेक होगा तो कैसे करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं ना, कन्हर देव की जय हो, ऐसा वाला। तो कन्हर देव प्रथम, जयसिंह देव। ठीक, तो जयसिंह देव के बारे में जानकारी सोनार पाल और केसर पाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राजा कौन हुए? नधारा, न मधु, सोम, सोम। ठीक, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सोमेश्वर देव द्वितीय।
सोमेश्वर देव द्वितीय। इसके बारे में क्या मिलता है जानकारी? कोई विशेष खास नहीं है, यही है कि जितने बारसूर में जो मंदिर निर्माण हुआ वो इन्हीं के शासन काल में लगभग क्या हुआ, पूर्ण हुआ। निर्माण कार्य जो, निर्माण तो क्या है, कोई राजा अपने स्टार्ट कर देता है लेकिन कंप्लीट तो नहीं होता है ना, फिर नेक्स्ट वाला उसको कंटिन्यू करता है। तो यही है कि सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में कि बारसूर में जो भी मंदिर वंदिर है उनका निर्माण इन्हीं के शासन काल में हुआ था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अच्छा, कन्हर देव प्रथम के बारे में मैं एक चीज बताना भूल गया। कन्हर देव प्रथम के बारे में मैं एक पॉइंट बताना भूल गया कि कन्हर देव प्रथम को कौन पराजित किया रहता है। तो कन्हर देव प्रथम को कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय, उसका सेनापति कौन रहता है, जगतपाल या जगपाल, वो पराजित किया रहता है, ठीक है। और यही पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति जगतपाल या जगपाल कहां के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया रहता है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया रहता है ना जी, ठीक। तो कैसे याद कर सकते हो, बस्तर अभियान में गया, पैसा लूट के आएगा, वापिस में क्या है, राजीव लोचन मंदिर में कुछ पैसा चढ़ा देगा जीर्णोद्धार के लिए, ठीक है। तो कन्हर देव प्रथम के बारे में मेन एक ये भी है कि इनको कौन पराजित किया रहता है, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति बोलो जगपाल देव। यहां तक ठीक है, चलो। उसके बाद नेक्स्ट है सोमेश्वर, कन्हर देव प्रथम हो गया आपका। कन्हर देव प्रथम के बारे में क्या बताया था मैं, मेन कन्हर देव प्रथम के बारे में क्या बताया थे, 3 अभिलेख बताया था, नारायण पाल अभिलेख, पुरुषपाल और राजपुर। तो नारायण पाल अभिलेख स्पेशली इंपॉर्टेंट है और ये किससे संबंधित है, गुंडम महादेवी से संबंधित है। और इसी में पता चलता है कि सोमेश्वर देव प्रथम के बाद कन्हर देव प्रथम राजा हुए, ठीक। कन्हर देव प्रथम के बाद जयसिंह देव। तो जयसिंह देव के बारे में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन याद रख लेना, अगर याद करना होगा अभिलेख तो सोनार पाल और केसर पाल। उसके बाद सोमेश्वर देव द्वितीय। सोमेश्वर देव द्वितीय का भी कोई खास नहीं है, मेन बस आपको याद रखना है, पूछा ही नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा, पूछा है तो दूसरे रूप में पूछा है, इसमें पूछा है सोमेश्वर देव द्वितीय, ये सब आया क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन से छिंदक नागवंश के राजा हुए, इस रूप में पूछा है इसको। 4 ऑप्शन दे दिया है, 4 राजा का नाम दे दिया है, अभी करेंगे ऑब्जेक्टिव तो समझ आएगा। तो सोमेश्वर देव द्वितीय बस याद रख ले रहा है ना, हाँ एक राजा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सोम जगहरी, जगदेव भूषण नरसिंह देव, जगदेव भूषण नरसिंह देव। तो जगदेव भूषण नरसिंह देव, इसके बारे में जानकारी हम लोग को कहां से मिलता है, दंतेवाड़ा से प्राप्त स्तंभ लेख, दंतेवाड़ा से प्राप्त स्तंभ लेख। अब दंतेवाड़ा से इसका स्तंभ लेख मिल रहा है, मतलब सीधी सी बात है ये दंतेवाड़ा गया होगा। दंतेवाड़ा गया होगा तो वहां का फेमस मंदिर कौन है, दंतेश्वरी मंदिर। तो कहीं ना कहीं उसके मन में आस्था भक्ति तो रहा होगा, ठीक। तो ये जगदेव भूषण नरसिंह देव क्या था, माणिकेश्वरी देवी का उपासक था। दंतेश्वरी मंदिर, जो दंतेश्वरी माता है उसी को माणिकेश्वरी देवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जगदेव भूषण नरसिंह देव, इसके बारे में जानकारी दंतेवाड़ा से प्राप्त स्तंभ लेख से होता है। और क्या पता चलता है कि ये माणिकेश्वरी देवी का उपासक था, ठीक है। एक और अभिलेख दिया हुआ है, तो मेन आप इसको ज्यादा याद रखना, इंपॉर्टेंट। एक और दिया है क्या, जतनपाल शिलालेख, एक है जतनपाल शिलालेख। मेन आपका ये है दंतेवाड़ा, हाँ मेन इसी को याद रखना है आपको, करना है तो बहुत है, बाकी कुछ करना मत करना, पहले इसी को करना, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। यहां तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन हुआ, हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक। उसके पहले कौन आएगा, कन्हर देव द्वितीय। कन्हर देव द्वितीय, मैं आप लोग को बताया था छिंदक नागवंश के शासकों की राजधानी क्या थी, मेन राजधानी बोलेंगे तो बारसूर।
प्रथम राजधानी बोलेंगे तो बारसूर। द्वितीय राजधानी, द्वितीय मतलब दूसरा राजधानी, तो दूसरा राजधानी कौन बसाएगा? दूसरे नंबर का राजा, मतलब कन्हर देव द्वितीय। ठीक, और किसको बनाया था राजधानी? दंतेवाड़ा। तो कन्हर देव, अब ये इसके बारे में जानकारी हम लोग को कहां से पता चलता है? बारसूर अभिलेख। और इस बारसूर अभिलेख से यह पता चलता है कि जो मेन राजधानी था बारसूर, उसको स्थानांतरित करके कहां किया गया? दंतेवाड़ा। ऐसे ही तो होता है ना जी, आप कहीं भी जाओगे मार्केट में, अगर कोई दुकान दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उसका बोर्ड कहां लगता है? पुराने दुकान में ही तो लगता है ना कि ये दुकान अब फलाने जगह शिफ्ट हो गया है। तो सेम यही है, कन्हर देव द्वितीय। ठीक, ये क्या करता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग को बारसूर अभिलेख से पता चलता है। और क्या पता चलता है कि इन्होंने राजधानी बारसूर से दंतेवाड़ा शिफ्ट किया था। ठीक, और अंतिम शासक कौन हुए? हरिश्चंद्र। अंतिम शासक कौन हुए? हरिश्चंद्र। इसके बारे में जानकारी हम लोग को कहां से मिलता है? टेमरा से प्राप्त अभिलेख से। टेमरा नामक जगह है, वहां से प्राप्त अभिलेख से हमको हरिश्चंद्र देव के बारे में जानकारी मिलता है, जिसे सती स्मारक अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला? अंतिम शासक कौन हुए? छिंदक नागवंश के हरिश्चंद्र देव। इसके बारे में जानकारी हम लोग को टेमरा से प्राप्त अभिलेख से होता है, जिसे सती स्मारक अभिलेख भी कहा जाता है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि 1324 ईस्वी, 1324 ईस्वी, मैं बताया था छिंदक नागवंश का शासन कब से कब था? 1023 से 1324 ईस्वी। तो हरिश्चंद्र देव को 1324 ईस्वी में कौन? काकती वंशी शासक, काकती वंश के शासक कौन? अन्नम देव, इन्होंने पराजित किया और यहां पे फिर नए साम्राज्य की नींव रखा। और वो कौन सा था? काकती वंश। और यही काकती वंश बस्तर में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश के रूप में स्थापित हुआ। ठीक, तो अंतिम शासक कौन हुए? हरिश्चंद्र। इसके बारे में जानकारी हम लोग को टेमरा से प्राप्त सती स्मारक अभिलेख से होता है। इस अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को काकती वंशी शासक कौन? अन्नम देव ने पराजित कर बस्तर में काकती वंश की नींव रखी। ठीक, अब हरिश्चंद्र देव की एक बेटी थी, कौन? चमेली देवी। अब चमेली देवी क्या है? इनको विवाह प्रस्ताव भेजा गया अन्नम देव के द्वारा। तो चमेली देवी ने क्या किया? वो विवाह प्रस्ताव अस्वीकार किया और अन्नम देव से युद्ध करना या संघर्ष करना ये ज्यादा उचित समझा। ठीक, इसी कारण आज भी बस्तर की लोक कथा में चमेली देवी का नाम प्रसिद्ध है। ठीक, इनका लोक कथा में इनका आता है नाम। इतना समझ आया? यही है पूरा काकती वंश की, छिंदक नागवंश के जितने राजा हैं उनका बारे में जानकारी। इतना हुआ जी? और एक बार बोलना है। हाँ, एक बार शुरू से मतलब पूरा काकती वंश, छिंदक वंश पूरा। इतना हो गया? यहां तक हो गया ना? मैं एक बार फिर बता देता हूं, जितना राजा आज जो हम लोग स्टार्ट किए थे सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, उसको मैं करा देता हूं। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम, उसके बाद कौन हुए राजा? कन्हर देव। सोमेश्वर देव प्रथम के बाद कौन हुए? देखते जाओ ना जी, लिखे होगे तो। कन्हर देव प्रथम। कन्हर देव प्रथम के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? नारायण पाल अभिलेख, पुरुषपाल अभिलेख, राजपुर अभिलेख। नारायण पाल अभिलेख स्पेशली किससे संबंधित है बोलेंगे तो गुंडम महादेवी। यही नारायण पाल बस्तर में तो विष्णु मंदिर है जी। ठीक, और कौन बनवाया था इस विष्णु मंदिर को? सोमेश्वर देव प्रथम। क्यों? क्योंकि उनकी माता गुंडम महादेवी विष्णु भगवान की भक्त थी। यहां तक हो गया? तो ये इसी नारायण पाल अभिलेख से पता चलता है कि सोमेश्वर देव प्रथम जब खत्म हुआ तो नेक्स्ट राजा कौन हुए? कन्हर देव प्रथम। ठीक, और बाकी दो अभिलेख है उसको आप देख लेना, याद करना होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट हो गया कन्हर देव बनेगा तो फिर राज्याभिषेक होगा, तो कन्हर देव का जय हो,
तो फिर नेक्स्ट आएगा जयसिंह देव। ठीक, जयसिंह देव के बारे में जानकारी क्या बताया मैं, कुछ नहीं है, 2 अभिलेख मिला है, सोनार पाल, केसर पाल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कौन हुआ, सोमेश्वर देव द्वितीय, कोई खास नहीं है सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में। उसके बाद बस राजा बस हुए, ये याद रखना, सोम सोम जगहरी वाला। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हुए सोमेश्वर देव द्वितीय के बाद जगदेव भूषण नरसिंह देव, जगदेव भूषण नरसिंह देव। ठीक, तो जगदेव भूषण नरसिंह देव, इसके बारे में जानकारी दंतेवाड़ा से प्राप्त स्तंभ लेख से होता है, जिससे क्या पता चलता है कि ये माणिकेश्वरी देवी का उपासक था। और एक अभिलेख क्या है, जतनपाल। ठीक, तो दंतेवाड़ा वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्तंभ लेख। उसके पश्चात अंतिम हुए कौन, हरिश्चंद्र देव। तो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कौन हुए, हरिश्चंद्र देव। इनके बारे में जानकारी टेमरा से प्राप्त सती स्मारक अभिलेख से होता है। ठीक, इसी से पता चलता है कि 1324 ईस्वी में काकती वंशी शासक अन्नम देव ने पराजित कर बस्तर में काकती वंश की नींव रखी, और यही काकती वंश बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले वंश के रूप में स्थापित हुई। इतना हुआ। और हरिश्चंद्र देव की बेटी कौन थी, चमेली देवी। इन्होंने अन्नम देव के विवाह के क्या बोलते प्रस्ताव को अस्वीकार कर संघर्ष की, जो आज भी बस्तर की लोक कथा में प्रसिद्ध है। इतना हुआ। अब मेन देखते हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में छिंदक नागवंश के राजाओं ने क्या क्या काम करवाया। तो सबसे पहले चंद्रादित्येश्वर सरोवर या फिर चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, जगदेव भूषण धारावर्ष। उनका सामंत कौन था, चंद्रादित्य। इन्हीं ने तो कराया था बारसूर में, इन्हीं ने ही तो कराया था जी बारसूर में चंद्रादित्येश्वर तालाब और चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बत्तीसा मंदिर। तो बत्तीसा मंदिर क्या है, जुड़वा शिव मंदिर है। इसका निर्माण कौन करवाया, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, बत्तीसा मंदिर मतलब वही जुड़वा, वहां पे 2 शिव भगवान का शिवलिंग है। ठीक, 32 खंभों पर टिका हुआ है। इतना हुआ। उसके बाद नारायण पाल का विष्णु मंदिर, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक, अपनी माता गुंडम महादेवी के लिए। उसके बाद है विशाल गणेश प्रतिमा। तो विशाल को आप क्या करोगे, विशाल गणेश प्रतिमा ऐसे याद करोगे, व को ब कर लेना, विशाल गणेश प्रतिमा। कौन बनवाया था, बाणासुर नामक राजा। तो ब से विशाल, ब से बाणासुर। ठीक, तो विशाल गणेश प्रतिमा आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, कभी देखे हो ना। हाँ, तो दिखाता हूं एक, बारसूर। दिखा रहा हूं एक मिनट में। मैं जब ले चलता हूँ आपको काफी सारे देवी देवताओं की मूर्ति है और मंदिर है दिखाने की। सबसे अच्छा यही है देखने, जो नहीं जा सकते यही देखो, यही है। 2 गणेश प्रतिमा आपको दिखाई देगी, बालू के चट्टानों से बनाई गई है। एक मूर्ति आपको काफी बड़ी दिखाई देगी और एक मूर्ति थोड़ा सा छोटी है दिखाई देगी। देखे हो ना। और इसे आपको कुछ चीजें आपको दिखाई देगी, जहाँ आपको 2 गणेश घेर के सुरक्षित है रखा गया, ताकि कोई भी व्यक्ति है इसको किसी भी तरह के क्षति है, नुकसान है ना पहुंचा सके। तो सामने आपको दिखाई देगी बारसूर की गणेश मूर्ति। ये इस टाइप का है जी, दिख गया, दिख रहा है। हाँ, अरे आप लोग पूरा इसका वो देख लेना, बारसूर में कोई ब्लॉग बना डालता है ना, पूरा बारसूर घूम लोगे। हाँ हाँ हाँ, भेज दो, डाल दो, ग्रुप में डाल दो। अरे सबसे अच्छा यही है, अगर आपको लंबे समय तक याद करना है तो एक बार जरूर इस टाइप का जो वीडियो है उसको देख लिया करो। तो उसमें उन लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, जो ब्लॉग बनाते हैं उन लोग बहुत अच्छा बनाते हैं।
बाकी अब उन लोग तो पढ़े तैयारी तो किए नहीं रहते हैं, तो उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे, बस इतना बता पाएंगे कि हाँ अभी यहाँ है, यहां से इतना दूर है, थक गए हैं, थोड़ा नाश्ता किए, ये सब ऐसे रहेगा। ऐसे ही तो रहेगा जी। अगर आपको बोलेंगे बनाने के लिए तो आपसे बेस्ट कोई नहीं बना पाएगा। आप पूरा एकदम बारसूर का पूरा इतिहास बता दोगे, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इतना हुआ। तो मेन क्या है, विशाल गणेश प्रतिमा कौन बनाया था, बाणासुर नामक राजा, ठीक। उसके बाद है ढोलकल गणेश प्रतिमा। ढोलकल का आप लोग बहुत देखे हो, आप लोग बहुत देखे होंगे। जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, ढोलकल गणेश प्रतिमा देखे हो कि नहीं देखे हो जी? हाँ हाँ, दंतेवाड़ा में है, पहाड़ के ऊपर में, जिसको वो कब अचानक न्यूज में आया था कि उसको कोई तोड़फोड़ कर दिया था, छत विक्षत कर दिया था, तब देखे हो कि नहीं देखे हो? कौन नहीं देखा ये बताओ। देखो तो एक बार यार ढोलकल गणेश प्रतिमा। हाँ उसको ग्रुप में डाल दो ना, उसको डाल दो, स्क्रीनशॉट लेके डाल दो ना जी, उसको डालो ना। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को भेज दो, मैं डाल देता हूं तुम्हें। ढोलकल गणेश प्रतिमा वही है, एकदम पहाड़ के ऊपर में, चोटी में है, बहुत पुराना है वो, दंतेवाड़ा में है। तो इसको कौन लोग बनाए थे, छिंदक नागवंशी। और एक है मामा भाचा मंदिर। मामा भाचा मंदिर कहां है, यही बारसूर में है। इसको भी कौन बनवाए थे, छिंदक नागवंशी। अब मामा भाचा मंदिर मतलब भगवान गणेश और कौन है, नरसिंहनाथ की प्रतिमा है। भगवान गणेश और नरसिंहनाथ की प्रतिमा है। राजिम में भी, राजिम का तो मेरे को पता नहीं है जी, है क्या बोले मेन? हाँ एक मिनट में अभी पहले भेज देता हूं। चलो मैं भेज दिया हूं। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में इतना ही था, और यही आपका पूरा छिंदक नागवंश है। एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहला बारसूर में क्या, अब देखो राजधानी बारसूर है तो मैक्सिमम आपको सब बारसूर में ही मिलेगा, ठीक। तो पहला क्या था, चंद्रादित्येश्वर सरोवर, और दूसरा चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर। इसका निर्माण कौन करवाया था, चंद्रादित्य नामक सेनापति, किसके शासनकाल में, धारावर्ष, ठीक। उसके बाद आता है सोमेश्वर देव प्रथम। ये क्या कराया, नारायण पाल में विष्णु मंदिर का निर्माण, और बारसूर में बत्तीसा मंदिर। यहां तक हो गया। उसके बाद क्या है, विशाल गणेश प्रतिमा। तो विशाल गणेश प्रतिमा बाणासुर नामक राजा ने, ठीक। अब देखो बाणासुर नामक राजा हम लोग पढ़े नहीं छिंदक नागवंश में। उसके बाद है ढोलकल गणेश प्रतिमा। तो ढोलकल गणेश प्रतिमा आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ढोलकल गणेश जो है वो कहां स्थित है, तो कहां स्थित है, तो दंतेवाड़ा में। कौन से वंश से संबंधित है ये पूछ सकता है, तो छिंदक नागवंश से संबंधित है। और एक है मामा भाचा मंदिर, ठीक, बारसूर में, ठीक, ये भी छिंदक नागवंश से संबंधित है, भगवान गणेश और नरसिंहनाथ, ठीक है। इतना है आपका छिंदक नागवंश। चलो अब इस वन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, मैं अभी आप लोग को ग्रुप में भेज देता हूं, आप लोग बनाएंगे। ग्रुप में मैं डाल दिया हूं, आप लोग देखेंगे।
हाँ एक ही पेज है, इतना ही है। हाँ 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 उसी में। अच्छा नहीं आया क्या ग्रुप में? किसमें? छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश में निम्नलिखित शासक संबंधित थे। ठीक, कौन संबंधित थे? सोमेश्वर देव था, कन्हर देव था, नरसिंह देव। तो जयदेव नहीं था ना? वही तो मैं भी बोल रहा हूं जी। जयदेव और जयसिंह में अंतर है ना नाम में। या फिर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो। देखो कैसे ऑप्शन एलिमिनेट होगा अगर नहीं भी पता है तो। सोमेश्वर देव प्रथम तो जान रहे हो ना 100% है। देखो एक किस में नहीं है? बी में नहीं है, मतलब बी तो 100% होगा ही नहीं। ऐसे एलिमिनेट करोगे। उसके बाद कन्हर देव जानते हो, देखो दो किस में नहीं है? डी में नहीं है, मतलब बी और डी तो होगा ही नहीं। अब बच गए दो ठोक, अब 50-50 बना लो। तो इस स्थिति में छोड़ना नहीं रहता है क्वेश्चन। हो जाएगा तो बताएंगे। और जाके बीच बीच में इतिहास को पढ़ते रहना है, नहीं तो इतिहास बन जाएगा। ठीक है, बीच बीच में एक बार, हफ्ता दिन में एक बार रिवीजन करना जरूरी है। और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव लगाओ। हुआ? आगे बढ़े, चलो एक टॉपिक लेता हूं मैं अभी। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक। तो टोटल छत्तीसगढ़ एक नामकरण का उसका एक कारण क्या है? 36 ठो गढ़ था। कलचुरी शासन, कलचुरी वंश जब का यहां शासन चल रहा था उस समय टोटल क्या है, जो वर्तमान जो छत्तीसगढ़ आप बोल रहे हो उसका बात नहीं कर रहा हूं, बस्तर को भूल जाओ। मेन आपका ये वाला रायपुर संभाग, दुर्ग, बिलासपुर संभाग, इसी को मेन बोलते थे हम लोग। ठीक, छत्तीसगढ़ उस समय क्या है, छत्तीसगढ़ किसमें विभाजित था? 36 ठोक अलग अलग गढ़ में विभाजित था। और उसका आधार क्या था?
शिवनाथ नदी, ठीक, यही था। बाद में जब विभाजन होगा ये छत्तीसगढ़ का 18 गढ़ में, तो क्या होता है, इसी शिवनाथ नदी को आधार मान के 18 गढ़ नीचे वाला शिवनाथ नदी के वो रायपुर के कलचुरी शाखा वाले को मिलता है, और ऊपर वाले किसको मिलता है, रतनपुर कलचुरी शाखा को। ठीक है, इतना आप लोग जानते हो। तो चलो, अब आप लोग पढ़ चुके हो छत्तीसगढ़, पूरा 36 गढ़ आप लोग को पता होगा। तो आप लोग मेरे को बताओ, रायपुर लहरी शाखा या रायपुर कलचुरी शाखा, चलो बताते जाना। पहला, अब सब शिवनाथ नदी के दक्षिण में होगा। आप लोग पढ़े हो ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ऐसा तो मत आप लोग रिएक्ट करो कि आप लोग पढ़े ही नहीं हो, पढ़े हो ना? हाँ ठीक। सबसे पहले बताओ, बलौदा बाजार से स्टार्ट करते हैं। चलो, बलौदा बाजार में कौन कौन गढ़ हुए? हाँ बोलते जाओ। मैं अभी देखो हेडिंग डाला हूं, रायपुर लहरी शाखा से संबंधित गढ़। ठीक, अब रायपुर लहरी शाखा या कलचुरी शाखा मतलब शिवनाथ नदी के दक्षिण वाला होगा। तो मेरे को शिवनाथ नदी के दक्षिण का जितना 18 गढ़ है वो बताओ। तो बलौदा बाजार में कौन कौन सा है? हाँ, लवन शिवनाथ नदी के ऊपर है कि नीचे है? नीचे है ना जी। अब किसको नहीं समझ आ रहा है ये बताओ, लवन शिवनाथ नदी के ऊपर साइड है कि नीचे साइड है? नीचे साइड है ना। और एक क्या है? सिमगा। तो बलौदा बाजार में लवन सिमगा। ठीक, एक और है, क्या है? सेमरिया। ठीक है, तो सेमरिया किधर आता है? वो ऊपर वाले में आता है। ठीक, शिवनाथ नदी के ऊपर वाला मतलब रतनपुर शाखा में आ जाएगा। तो मैं स्पेशली आप लोग को क्या बोल रहा हूं, रायपुर लहरी शाखा। तो अगर रायपुर लहरी शाखा से संबंधित अगर बोलेगा तो सेमरिया बलौदा बाजार को नहीं लेना है। ठीक, इतना हो गया। बलौदा बाजार में कितने? 2, लवन और सिमगा। नेक्स्ट, दुर्ग जिला। तो दुर्ग में कौन कौन सा है गढ़? दुर्ग जिला में हाँ, दुर्गगढ़ और पाटनगढ़। दुर्ग और पाटन। अरे काका वाला जी, काका जिंदा है। ठीक, तो दुर्ग में दुर्गगढ़ और पाटनगढ़। ठीक, अब आपको पता है दुर्ग जिला से कट के 2 नया जिला बने हैं। कौन कौन सा? बेमेतरा और बालोद, यही बना है। तीसरे नंबर पे बेमेतरा। तो बेमेतरा में कौन कौन सा गढ़ है? सिरसागढ़ और सारधागढ़। सिरसागढ़ और सारधागढ़। ठीक, और एक जिला कौन सा बताया? बालोद। तो बालोद में कौन सा है? अकलवाड़ा या एकलवाड़ा? अकलवाड़ा या एकलवाड़ा। अब आप कैसे याद करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं तो मेरे को पता है बालोद जिला में मेरा एक दोस्त है डोंडी लोहारा वाला, उसका बिल्कुल अकल नहीं है। हाँ ना, उसका बिल्कुल ही अकल नहीं है। अब उसका अलग अलग उसका घटना रहता है। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं उसको, क्यों उसको हमेशा बोलता हूं अकल नहीं है तेरा करके। वो बिजनेस करता है। अब बिजनेस करता है तो एक बिजनेसमैन क्या है, हर चीज को बिजनेस पर्पज से सोचेगा। अब वो क्या है, 15 लाख का कार खरीद रहा है। मैं उसको बोला, अरे अभी इतना जरूरत नहीं है 15 लाख का कार खरीदने का। एक काम कर, एक अच्छा उसको कहीं इन्वेस्ट कर दे, या फिर कहीं अपना अलग से और कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे। तो नहीं, शौक। तो कार खरीदा है 15 लाख का, और वो कार रखा है हाथी जैसे। महीना 6 महीना में चारा लगता है, उसको खर्चा मांगता है ना जी। तो अब बोलता है कोई मतलब नहीं हुआ कार खरीदने का,
बोलता है अब सेकेंड हैंड कार सबसे अच्छा है, बोलता है। ठीक है, तो यही है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे याद करते हो। तो बालोद का क्या है, बालोद में अकलवाड़ा या एकलवाड़ा, एक बार फिर बता रहा हूं। बलौदाबाजार जिला में रायपुर लहरी शाखा से संबंधित है भाई, मतलब शिवनाथ नदी के सब दक्षिण तरफ में है। बलौदाबाजार में लवन और सिमगा। शिवनाथ नदी ऐसा है ना जी, इस टाइप से, और ये जाके ऐसे महानदी में मिलेगा। ठीक है, तो बलौदाबाजार में लवन और सिमगा। दुर्ग में दुर्गगढ़, पाटनगढ़। अब दुर्ग से 2 जिला बना है, बेमेतरा और बालोद। तो बेमेतरा में सिरसागढ़ और शारदागढ़, और बालोद में अकलवाड़ा या एकलवाड़ा। इतना हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गरियाबंद। तो गरियाबंद में बताओ कोई फेमस जगह ऐसा रहा होगा इतिहास से संबंधित जो जरूर गढ़ रहा होगा। राजिम और फिंगेश्वर। राजिम, फिंगेश्वर। ठीक, राजिम और फिंगेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट जिला महासमुंद। महासमुंद में बताओ कौन कौन सा फेमस जगह आप लोग जानते हो जो गढ़ जरूर रहा होगा। खल्लारी सुने हो, फेमस खल्लारी माता का मंदिर जी, नवरात्रि में मेला लगता है। तो एक खल्लारी, दूसरा सिरपुर, और एक आप लोग बताओ, जब मैं नेशनल हाईवे पढ़ा रहा था तो बताया था एक जगह फेमस, सुअरमार। सुअरमार में बताया था ना जगह, नहीं बताया था? बताया था, है। तो महासमुंद में देखो जो कॉमन है इसको जानते हो आप लोग, खल्लारी, सिरपुर, और एक है सुअरमार। नेशनल हाईवे जब बताया था तो NH-53 जाता है राजनांदगांव, उसके बाद दुर्ग, रायपुर, महासमुंद में एंट्री करेगा तो सुअरमार करके मैं एक जगह बताया था, वहां से फिर एक और नेशनल हाईवे कटता है चूंकि सुअरमार। फिर आगे बताया था आप लोग को मैं सरायपाली, फिर सरायपाली से आगे उड़ीसा एंटर करता है। तो सुअरमार यही है। महासमुंद में खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार, और एक है मोहदी। ठीक, बुक में अलग अलग कई जगह मेहंदी ऐसा करके भी लिखा है। तो मोहदी, तो सिरपुर खल्लारी आप लोग जानते हो, सुअरमार भी जान डाले। एक है मोहदी, मोहदी को याद रखना है। इतना हुआ। उसके बाद है धमतरी। धमतरी में क्या है? टेंगनागढ़। और टेंगना क्या है? मछली। और वो कहां मिलता है? पकड़ने जाते हैं तो, हाँ, मछली पकड़ने देखे हो ना? अरे मछली पकड़ना रहता है तो क्या करते हैं उन लोग? पूरा पहले पानी को फेंकते हैं। ठीक, तो कुछ मछली ऐसा रहता है वो क्या है, ऊपर में ही अब रह जाता है, और ये टेंगना इन तरी में रहता है। ठीक है, अंदर चले जाता है, मिट्टी विट्टी क्या बोलते हैं उसमें जो कीचड़ रहता है अंदर में। ठीक है, तो तरी में ही मिलता है टेंगना मछली। काट दिया तो क्या फिर बुखार आ जाता है ना जी? नहीं पता है? हाँ, अरे उसी का ही प्रजाति है भैया, उसका भी ऐसा निकला रहता हो। वही है, जो खाते होंगे वो जानते होंगे, और जो नहीं खाते होंगे वो सुने होंगे। तो सुने हुए आधार पे बोल रहे होंगे, तो जो खाते हैं वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही है धमतरी। तो तरी में ही मिलता है टेंगना, टेंगनागढ़। ठीक, तो धमतरी, टेंगनागढ़। उसके बाद है रायपुर। तो रायपुर में क्या है, कौन कौन सा गढ़ होगा? एक तो खुद रायपुर हो जाएगा, एक खुद क्या हो जाएगा? रायपुर। और एक कौन सा है?
अमेरा या अमोरा, ऐसा कुछ लिखा है, अमोरा। अब ये बताओ अमोरा कहां पे है जी, किसी को पता है? हाँ हाँ, अमीरा, हाँ, मैं इसको 3-4 नाम पढ़ा हूं, अमीरा, अमोरा, अमेरा भी मैं पढ़ा हूं बुक में, ठीक है। तो ये एक्चुअल है कहां, ये बताओ मेरे को, रायपुर में? हाँ, अरे वही एक नाम के कई गांव हो जाते हैं, तो मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, जानते होंगे, मेरे को भी पता नहीं है। बाकी मैं जब भी जाता हूं रायपुर गाड़ी से, तो ये एक अमीरा अमोरा ऐसा करके गांव पड़ता ही, हाईवे में ही पड़ता है। मेरे को यही पता नहीं, कंफर्म नहीं पता कि यही गढ़ तो नहीं था करके। ये अपने हाईवे में ही जाओगे, इसी रोड से जाओगे, तो इसी रोड से जाओगे ना, तो आपको रोड ही में पड़ेगा। अब जैसे सेमरिया बोलोगे तो डीपीएस सेमरिया, अब वो गढ़ नहीं है भाई, ठीक है ना। तो सेमरिया वाला एक गढ़ है, वो हमारा बलौदा बाजार वाला है, वो उधर आ जाता है रतनपुर शाखा में, ठीक है। तो वही हो जाता है, एक नाम के कई गांव हो जाते हैं, इसीलिए कंफर्म नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, ये अमीरा अमोरा, सबसे पहली बार मैं पढ़ा था तो मैं अमेरा पढ़ा था, तो यही अपना मेरा समझा था, मैं यही समझा था मैं। इतना हुआ, टोटल कितना हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। एक बज गया आपका, 17 हो गए, मैं गलत गिना हूं, 2 2 4 2 6, हाँ हाँ हाँ, डबल गिना हूं। उसके बाद लिखो मोहला मानपुर अंबागढ़, 9वां लिखो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। पहले राजनांदगांव पढ़ते थे, सिंगारपुर, अब ये किस में आ गया है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में, सिंगारपुर, ठीक। और एक है अज्ञात जिला करके है, और उस गढ़ का नाम है सिंगारगढ़ या सिंघारगढ़ या सिंघनगढ़। अब ठीक है ना, अब सिंघन गुफा वाला ऐसा नहीं समझ जाना है। सिंगारपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और अज्ञात जिला है वो सिंगारगढ़, सिंघनगढ़, जो भी आप बोलो। तो इस तरीके से टोटल क्या हो जाता है? रायपुर लहरी शाखा के 18 गढ़। एक बार देखो, एक बार फिर अच्छे से रिवीजन करेंगे, फिर कल इसका पूरा हम लोग रतनपुर वाला शाखा के 18 गढ़ कर लेंगे, और कांकेर के सोमवंश, ये दोनों को कंप्लीट करेंगे कल। इतना को करो आप लोग अभी।